डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन बच्चों को लेकर के आज अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। प्रयागराज राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। दूसरा है राज्य हिंदी संस्थान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? ये वाराणसी यानी बनारस में है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। अगला है मनोविज्ञान निर्देशन विभाग कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज में है। राज्य शैक्षिक तकनीक संस्थान ये लखनऊ में है। राज्य परियोजना कार्यालय ये लखनऊ में है। सीमेट भी प्रयागराज में है, यानी इलाहाबाद या प्रयागराज में है। सीमेट भी है। आगे हम आपको बताते हैं सीमेट क्या है, कमेंट में आपको लिखकर सीमेट का फुल फॉर्म देते हैं। आठवां प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण का क्या महत्व है? तो जानते हैं, भ्रमण द्वारा हम निरीक्षण भी करते हुए किसी भी चीज़ को इंद्रियों के द्वारा जब हम देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं तो वो ज़्यादा ज्ञान अस्थायी होता है। इसी को शैक्षिक भ्रमण कहते हैं, जो भ्रमण द्वारा शिक्षा दी जाती है। ये इतिहास और भूगोल विषय के लिए तथा विज्ञान विषय के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, खेलकूद से बच्चों के किन पक्षों का विकास होता है? तो खेलकूद से शारीरिक विकास होता है, मस्तिष्क भी तार्किक क्षमताएं बढ़ती हैं, सामाजिकता का विकास होता है, एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं, चारित्रिक विकास होता है, ईमानदारी आदि के गुण होते हैं, और राष्ट्रीयता का विकास होता है। इससे हम जिस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके प्रति हमारी कर्तव्यनिष्ठता प्रदर्शित होती है। अगला 10वां प्रश्न है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएं माने जो रजिस्टर होते हैं शिक्षकों से संबंधित। प्राथमिक विद्यालय में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं? तो वो वेतन संबंधी होते हैं रजिस्टर, मिड डे मील के रजिस्टर होते हैं, व्यवहारिक रजिस्टर होते हैं, सेवा पुस्तिकाएं होती हैं। 11वां प्रश्न है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं, यानी धन से संबंधित कौन कौन से रजिस्टर होते हैं? तो ये शुल्क एकत्र करने वाला, वेतन भुगतान वाला, रख रखाव रजिस्टर, कैश, मिड डे मील रजिस्टर। 12वां प्रश्न है, बीआरसी और एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी जो है वो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी ब्लॉक स्तर पर होता है, और एनपीआरसी न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर जो है वो न्याय पंचायत स्तर पर एनपीआरसी होता है। एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो ब्लॉक स्तर पर बीआरसी और न्याय पंचायत स्तर पर एनपीआरसी होते हैं। अगला है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब होता है शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य, सभी के लिए अनिवार्य। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षा जो है वो शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? तो राज्य परियोजना कार्यालय ये लखनऊ में स्थित है। ये इसके पहले भी छोटे प्रश्न के रूप में है। अगला है, प्रबंधन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग होते हैं? तो प्रबंधन जो होता है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं? उसमें होता है नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण और सामंजस्य। अगला प्रश्न है, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? हमने बताया प्रबंधन 2 प्रकार का होता है, पहला है भौतिक और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तो 2 प्रकार के संसाधनों का प्रबंधन होता है, भौतिक और मानवीय। भौतिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कार्यालय आ गया, कमरा आ गया, कक्षाएं, स्टाफ, ड्राइंग रूम, विद्यालय कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेलकूद, छात्रावास, पुस्तकालय, डेस्क बेंच, फर्नीचर वगैरह जो हैं, फर्नीचर हैं, ये सभी भौतिक संसाधन में। कमरा है, शौचालय, खेलकूद का मैदान है, खेल सामग्री है सभी, और फर्नीचर है, बैठने की जो भी व्यवस्था है, ये सभी
क्या होते हैं, भौतिक संसाधन कहलाते हैं। 17वां प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग करने से क्या समझते हैं, तो सीखने का वह कोना जहाँ पर बैठकर बालक विभिन्न गतिविधियाँ सीखता है लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। वहाँ पर TLM वगैरह उपलब्ध होते हैं और वहीं बैठकर बच्चा सीखता है, वह स्थान लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली जो 3 पुस्तकें उनके नाम बताइए। तो कक्षा 2 में केवल 3 पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, रेनबो, कलरव और गिनतारा। रेनबो जो है इंग्लिश की पुस्तक है, कलरव हिंदी की पुस्तक और गिनतारा गणित की पुस्तक। तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषय ही कक्षा 2 में पढ़ाए जाते हैं, उनकी पुस्तकों के नाम पूछे गए हैं। 19वां प्रश्न पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। उसमें पाठ्य पुस्तक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो है बच्चों के मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पाठ्य पुस्तकें सचित्र होनी चाहिए, उदाहरण सहित होनी चाहिए और जो है कलर्ड होनी चाहिए, आकर्षक रूप में अच्छे पन्नों में प्रकाशित होनी चाहिए। 20वां प्रश्न है सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाए। तो जो विद्यालय में समय सारणी कई तरह से बनाई जाती है। कक्षा अनुसार बनाई जाती है, अध्यापक अनुसार बनाई जाती है। कक्षा अनुसार, अध्यापक के अनुसार, यानी कक्षा अनुसार जिसमें कक्षाओं को ध्यान में 1 2 3 4 5 करके उसमें अलॉट किया जाता है। अध्यापक अनुसार यानी ये अध्यापक इस पीरियड में किस पीरियड में कहाँ पढ़ाएगा, तो अध्यापक का नाम इधर रहता है, उसके सामने जो है पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड में यहाँ कक्षा जो है लिखी रहती है, 1 में 2 में 3 में, तो अध्यापक अनुसार हो जाता है। जब कक्षा अनुसार होता है तो इधर क्लास लिखी जाती है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर पीरियड ऊपर लिखा रहता है, यहाँ अध्यापक का नाम। तो जो कक्षा अनुसार बनाई जाती है और दूसरा है अध्यापक अनुसार बनाई जाती है। तो ये है समय सारणी बनाना। ये 2 प्रकार से कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार 2 प्रकार से बनाई जाती है। अगला है बच्चों के प्रोजेक्ट कार्य कराने में उपयोगिता। बच्चों को प्रोजेक्ट जो है करके सीखना होता है और इससे सृजनात्मकता आती है और आत्म प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहन मिलता है। ये करके सीखना है, प्रोजेक्ट होता है उससे बच्चे स्वयं करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं और सृजन करते हैं तथा उससे नया चीज़ सीखते हैं, करके सीखते हैं। समय सारणी क्यों बनाई जाती है, तो समय सारणी जो है वो अवकाश के घंटे जो काम के घंटे हैं उन्हें निर्धारित करना, कब कब अवकाश है ये निर्धारित करना, विद्यालय में कौन से शिक्षक को क्या पढ़ाना है, किस घंटे में पढ़ाना है, कब जो है मध्यावकाश होगा यानी लंच होगा, इन सभी चीज़ों को निर्धारित करने के लिए ही समय सारणी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है। पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन करना, यानी घूम कर देखना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। सुपरविजन करना यानी जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो जब अपने से निम्न पदों वाले लोगों को उनके कार्य पर नियंत्रण रखते हैं, प्रबंधन के में ये आवश्यक होता है, प्रबंधन और प्रशासन में ये आवश्यक होता है कि जब उच्च पदासीन व्यक्ति अपने से निम्न प्रशासक के कार्यों पर पर्यवेक्षण करता है, उसी को सुपरविजन कहते हैं। अगला है समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। तो समेकित शिक्षा ऐसी व्यवस्था जिसमें निःशुल्क शिक्षा होती है, जिसमें बालक और बालिका, मुख्य चीज़ समेकित शिक्षा को एजुकेशन है। क्या है, को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब होता है बालक और बालिकाएं दोनों एक साथ जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसको हम समेकित शिक्षा कहते हैं। अगला है डाइट मेंटर क्या है। तो डाइट के जो 7 विंग्स होते हैं, 7 विभाग होते हैं, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 7 विंग्स होते हैं, उनमें से एक होता है डाइट मेंटर। तो डाइट मेंटर क्या होता है कि जब डाइट के ही एक ऐसा विभाग जिसमें स्वयं पढ़ाकर बच्चों को या अध्यापक को निर्देशित किया जाता, मार्गदर्शित किया जाता है कि किस प्रकार से पढ़ाना है, शिक्षण विधियों का कैसे प्रयोग करना है, या उन्हें किसी बात की कठिनाई हो उसके बारे में, या गतिविधि आधारित शिक्षा कैसे देनी है, ये सभी जब वीडियो बना करके पढ़ाते हुए कक्ष में समझाया जाता है या वीडियो रूप में समझाया जाता है तो उसे जो है जो समझाता है उसको कहा जाता है डाइट मेंटर। तो डाइट मेंटर में जो अध्यापक होते हैं उनकी जो टीम होती है वो कक्ष में स्वयं पढ़ा करके अध्यापकों को ट्रेनिंग देता है। और ये क्या करता है कि बालक को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक करोगे, शिक्षण सामग्री का कैसे उपयोग करोगे, कठिनाई स्तर को कैसे दूर करोगे, ये सभी चीज़ों की ट्रेनिंग देता है।
इसे हम डायट मेंटर कहते हैं। अगला देखते हैं एनपीआरसी के कार्य क्या है। तो एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर होता है। न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर जो हैं उन्हें एनपीआरसी कहते हैं। तो न्याय पंचायत के सब स्कूल में 2 प्रभावी अध्यापकों द्वारा पर्यवेक्षण निरीक्षण का कार्य किया जाता है। यह केंद्र स्तर पर या केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभव गतिविधियों का केंद्र होता है। यह शिक्षकों के लिए कार्यशाला गोष्ठियों का आयोजन करता है। अगला है खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। खेलकूद का अवसर देना चाहिए। खेलकूद कुछ ही छात्रों पर एकाधिकार न हो, सभी बच्चे उसमें शामिल हों। खेल के नियम का पालन किया जाए। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता कराई जाए। 28वां प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोच का सिद्धांत क्या है। लोच क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। लोच क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कठोर का अपोजिट है लोच। यानी ऐसा पाठ्यक्रम हो, ऐसा प्रबंध हो या ऐसी जो है समय सारणी हो। अक्सर इसमें समय सारणी से पूछता है, समय सारणी में लोच क्या है। समय सारणी का मतलब जैसे आपने टाइम पीरियड बना रखा है कि इतने बज के इतने मिनट पर इतने ये अध्यापक पढ़ाने चाहिए, आवश्यकता होने पर उसमें कुछ फेरबदल भी किया जा सके, वो एकदम कठोरता से उसका पालन ना कराया जाए। तो ये पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी आदि में जो विद्यालय का प्रबंध किया जाता है उसमें लोच का सिद्धांत भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। आगे समझते हैं प्रबंधन से क्या आशय है। तो प्रबंधन जो है वो क्या किसे कहते हैं? किसी कार्य में संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री। पढ़ाना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? सैमपट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, ग्राफ, विज्ञान सामग्री, ये सभी। अगला है मानवीय प्रबंधन के घटक। मानवीय प्रबंधन और भौतिक संसाधन 2 बताए गए हैं। मानवीय में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय। समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति और जो अध्यापक और अभिभावक संघ है वो भी शामिल होता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही।